प्रिय विद्यार्थियों, मैं अशोक मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़। आज हम अर्थशास्त्र विषय की एक महत्वपूर्ण अवधारणा राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक स्थिति का आईना होती है, जिसके द्वारा हम उस देश के आर्थिक विकास की स्थिति का पता लगा सकते हैं, दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य क्या है। राष्ट्रीय आय के शाब्दिक अर्थ से लग रहा है कि ये किसी राष्ट्र की आय की बात करती है, लेकिन अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ इतना कहना ही उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय आय किसी देश की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग होती है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जब हम परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय की जो परिभाषाएं हैं उनको मुख्य रूप से मार्शल, पीगू और फिशर के ग्रुप में बांटकर हम एक विधि इसमें तय करते हैं, जिसमें मार्शल ने जो परिभाषा दी है वो उत्पादन को आधार बनाकर राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हैं, जबकि पीगू राष्ट्रीय आय के अंतर्गत देश में समस्त साधनों को जो आय प्राप्त होती है उसको आधार बनाते हैं, और फिशर ने इसमें उपभोग को प्रमुख स्थान दिया है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की परिभाषा करते हुए प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है कि किसी देश के श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। इन वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग ही राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। इस प्रकार से मार्शल ने जो परिभाषा दी है उसमें मुख्य रूप से ये चार चीजें शामिल हो रही हैं, जिसमें पहला है निश्चित अवधि। निश्चित अवधि यहाँ सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। दूसरा है अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से तात्पर्य यहाँ उत्पादन की उस स्थिति से है जिसमें उस वस्तु या सेवा का उपयोग उपभोक्ता द्वारा ही किया जाता है, किसी अन्य उत्पादन कार्य में उसका उपयोग नहीं होता। जैसे हम बात करें कि कपास का उत्पादन एक तरह से मध्यवर्ती उत्पादन है, इससे कपड़ा, धागा और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन हम कहें कि कपड़े का जो उत्पादन हुआ है, जैसे रेडीमेड शर्ट है, तो उसका जो उपयोग है वो केवल उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से जो अंतिम वस्तु का तात्पर्य वो उस वस्तु से है जिसका अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है। तीसरा है बाजार मूल्यों का समावेश। यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल करते समय जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन होती हैं उनके भौतिकता को उसमें शामिल नहीं कर सकते। उन सबको बाजार मूल्य के आधार पर उनका आकलन किया जाता है और उनके बाजार मूल्यों का जो योग है उसी से राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। और यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि बाजार मूल्यों से तात्पर्य यहाँ यह भी है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का बाजार में क्रय विक्रय होता है उनका ही राष्ट्रीय आय में समावेश होता है। तो यहाँ हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें जो वस्तुएं बाजार में नहीं बिकती, हालांकि वो राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल है, लेकिन फिर भी उनकी राष्ट्रीय आय में गणना नहीं होती है। और अंतिम है समस्त साधनों द्वारा अर्जित आय। अब यहाँ ये जो एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से वस्तु और सेवा उत्पन्न होती है, उनका बाजार में जो क्रय विक्रय होता है, इन सब का जो आय है वो विभिन्न साधनों में वितरित होती है। उत्पादन के जो साधन है मुख्य रूप से हम 5 वर्गों में बांटते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। तो इन सभी साधनों में उस आय का वितरण हो जाता है। यदि हम इन साधनों की आय को
जोड़ देंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, एक तरह से राष्ट्रीय आय हो जाएगी। इस प्रकार से मार्शल ने उत्पादन को प्रमुख स्थान देते हुए उत्पादकता के आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है। दूसरी जो परिभाषा है उसमें पीगू ने आय को आधार बनाया है, जिसमें हम कहेंगे कि राष्ट्रीय आय, अब जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं उनको जो आय होती है उसका योग कर देंगे। जैसे भूमि को लगान प्लस श्रम को मजदूरी प्लस पूंजी को ब्याज प्लस साहसी को लाभ। इस तरह से उत्पादन के विभिन्न साधनों को जो आय प्राप्त होती है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ क्या किया कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को या देश के अंतर्गत जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनको प्राप्त होने वाली आय का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी माप सकते हैं, राष्ट्रीय आय MI बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, और यह है उपभोक्ताओं यानी निजी व्यक्तियों की आय, सरकार द्वारा किया गया विनिमय और सरकारी आय, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। X मतलब निर्यात और M मतलब इम्पोर्ट आयात। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है। तो ये कुछ राष्ट्रीय आय के अर्थ और परिभाषा से संबंधित हमने चर्चा की। इसी को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स, इन्होंने भी राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए साइमन कुजनेट्स, इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध उत्पादन है जो प्रतिवर्ष देश की उत्पादन प्रणाली द्वारा अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में अथवा देश के पूंजीगत पदार्थों की शुद्ध वृद्धि के लिए प्रवाहित होता रहता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर ह्यूमैन ने लिखा है कि राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में देश के श्रमिकों द्वारा संपत्ति द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का योग होती है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, और यहाँ हमें यह समझना आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है आय, क्योंकि ये एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत उत्पादन की बात करता है। तो जब कोई निश्चित समयावधि के बीच की बात करते हैं तो वो प्रवाह होता है, और समय बिंदु की बात करते हैं तो वो स्टॉक होता है। ये हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रीय क्या है, एक प्रवाह है। अब हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं या कुछ पहलू हैं जिनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तब हम आगे राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय और घरेलू, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो सकल राष्ट्रीय आय, घरेलू राष्ट्रीय आय, घरेलू उत्पाद, सकल उत्पाद, तो वहाँ घरेलू और राष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय एवं घरेलू। अब यहाँ ये देखा जाएगा कि राष्ट्रीय के अंतर्गत किसी देश की आय में उस देश के सीमाओं के अंदर जो आय होती है उसके साथ साथ विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक देश का विभिन्न देशों के साथ व्यापार या अन्य प्रकार का लेन देन होता है, तो वहाँ से भी जो आय होती है उसके अंतर को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जबकि जब हम घरेलू आय की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हम विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को शामिल नहीं करेंगे। तो जैसा हमने अभी x माइनस एम लिखा था, तो जब राष्ट्रीय आय की बात होगी तो वहाँ x माइनस एम को रखा जाएगा,
और जब घरेलू आय की बात होगी तो वहाँ एक्स माइनस एम को हटा दिया जाएगा। तो यदि हम दोनों का संबंध देखें तो हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब पहले लिख चुके हैं निर्यात और एम का मतलब आयात। निर्यात का तात्पर्य विदेशों को वस्तुएं बेचना और आयात विदेशों से वस्तुएं खरीदना। तो हमने जो आयात निर्यात करेंगे उससे आय होगी और यदि हम आयात करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, खर्च होगा, व्यय होगा, जो हमारी आय विदेशों में जाएगी और निर्यात से विदेशी आय हमारे देश में आएगी। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। यदि हमारी निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है तो हमारी घरेलू आय में वो जुड़ जाएगा, और यदि निर्यातों की तुलना में आयात ज़्यादा है तो वो जो अंतर है वो घरेलू आय में से घट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस एक्स माइनस एम की है। तो इस तरह से इसको हम एक्स माइनस एम को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी कहते हैं। तो घरेलू और राष्ट्रीय में सिर्फ ये होता है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत घरेलू आय में एक्स माइनस एम यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी जोड़ दिया जाता है। यदि हम घरेलू आय निकालेंगे तो घरेलू आय, इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, ये नेशनल इनकम है। तो डोमेस्टिक आय में क्या करेंगे, अगर हम घरेलू आय निकालेंगे तो ये एक्स माइनस एम इधर आ जाएगा। गणित में जो पक्षांतरण होता है उसका आधार पर हम लिख सकते हैं राष्ट्रीय आय माइनस एक्स माइनस एम। इस तरह से हम राष्ट्रीय आय और घरेलू आय का अंतर समझ सकते हैं। दूसरा है सकल और शुद्ध आय। सकल और शुद्ध आय, ग्रॉस एंड नेट इनकम। ग्रॉस के अंतर्गत इसमें संपूर्ण आय को शामिल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो घिसावट या मूल्यह्रास होता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। और जब शुद्ध आय की बात करेंगे तो सकल आय में से घिसावट के मूल्य को घटा दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि सकल आय बराबर शुद्ध आय माइनस घिसावट या मूल्यह्रास। इसको देखिए, कहीं घिसावट कहते हैं, कहीं मूल्यह्रास लिखा जाता है। तो इसका जो मूल्य है घिसावट का, उसको शुद्ध आय में जोड़ देंगे, प्लस हो गया है शुद्ध आय प्लस घिसावट या मूल्यह्रास। और यदि हम शुद्ध आय निकालेंगे, शुद्ध आय, तो यहाँ सकल आय में से अब ये घट जाएगा, घिसावट या मूल्यह्रास। इसमें इसको पूंजीगत क्षति भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है। इस तरह से सकल और शुद्ध आय का अंतर किया जाएगा। अब नेक्स्ट है बाजार कीमत और साधन लागत। दो उदाहरण, घरेलू और राष्ट्रीय, दूसरा शुद्ध और सकल, और तीसरा है बाजार कीमत और साधन लागत। बाजार कीमत जिसमें हम लिखेंगे एमपी, एट मार्केट प्राइस, और साधन लागत एट फैक्टर कॉस्ट। ये जब हम आगे अवधारणा पढ़ेंगे तब हम इनको यूज करेंगे। और अभी आप इसको सिर्फ पूरे ध्यान देकर समझिए।
क्योंकि जब अवधारणा पढ़ेंगे तब ये चीज़ें हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ बाजार कीमत, जैसा हम अभी राष्ट्रीय आय की परिभाषा कर रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे कि बाजार कीमतों पर ही वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग किया जाता है। तो बाजार कीमत का मतलब तो क्या हो गया कि बाजार में जो वस्तुओं के मूल्य है उसके आधार पर हम उसकी होने वाली आय को जोड़ देंगे। और साधन लागत, लागत का मतलब खर्च। तो यहाँ साधन लागत से तात्पर्य उस आय से है या उस राशि से है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए खर्च की जाती है या उत्पादन प्रक्रिया में काम करने वाले उत्पादन के साधनों को भुगतान की जाती है, उसके आधार पर हम साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अनुदान यानी सब्सिडी। इन दोनों से हम बाजार कीमत और साधन लागत का अंतर करेंगे। बाजार कीमत पर या साधन लागत की जो अवधारणा है उनमें अंतर का आधार शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम निकालेंगे कुल प्रत्यक्ष कर और अनुदान के अंतर से कि दोनों में कितना अंतर है, वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। साधन लागत में उत्पादन के साधनों को दिया हुआ भुगतान शामिल होता है, जबकि बाजार कीमत से उत्पादन के साधनों को दिया भुगतान तथा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का योग दोनों उसमें शामिल होते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष करों से आय सरकार को प्राप्त होती है, उत्पादन के साधनों को नहीं। संक्षेप में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों के प्रमुखतः दो घटक हैं, पहला है अप्रत्यक्ष कर और दूसरा है अनुदान। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं के आयात, उनकी बिक्री आदि पर लगाए जाते हैं, जैसे उत्पादन कर, आयात निर्यात कर या बिक्री कर, इस तरह के जो कर होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। और अनुदान का तात्पर्य उस वित्तीय सहायता से है जो सरकार कुछ वस्तुओं के उत्पादन के प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादकों को एक सहायता राशि उपलब्ध करवाती है, वो उनको अनुदान होता है। तो यहाँ देखो अप्रत्यक्ष कर तो क्या हो रहा है, उत्पादक से सरकार की ओर जा रहा है, उसको भुगतान कर रहा है उत्पादक सरकार को। और अनुदान में क्या होता है, अनुदान के अंतर्गत सरकार से उत्पादक को राशि प्राप्त होती है, उसको छूट मिलती है। तो इस तरह से ये जाता है इसके पास से सरकार की ओर, और जो अनुदान है वो सरकार की ओर से उत्पादक के पास आते हैं, ये सरकार से मिलता है और ये सरकार को भुगतान किया जाता है। तो इन दोनों को जो अंतर है उसके आधार पर ही हम बाजार कीमत और साधन लागत का अंतर करेंगे। अप्रत्यक्ष करों और आर्थिक सहायता के बीच का जो अंतर है उसको हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष करों में से अनुदान की राशि को घटा देंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। अप्रत्यक्ष करों में से अनुदान की राशि को घटा देंगे। अब साधन लागत पर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें करना क्या होगा कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, उसके लिए हम बाजार लागत जो है, बाजार कीमत पर जो राष्ट्रीय आय है उसमें अप्रत्यक्ष या शुद्ध जो अप्रत्यक्ष कर है उसको प्लस माइनस करेंगे। अब वहाँ ये देखा जाएगा कि साधन लागत पर कर रहे हैं तो बाजार कीमत में से अप्रत्यक्ष करों को घटा देंगे और अनुदान की राशि को जोड़ देंगे। इस तरह से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यह है साधन लागत और बाजार कीमत में अंतर करता है। तो साधन लागत बराबर बाजार कीमत, बाजार कीमत पर जो राष्ट्रीय आय है उसमें से
अप्रत्यक्ष कर की राशि को घटाएंगे और अनुदान की राशि को जोड़ देंगे। अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, ये साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की तुलना हो जाएगी। और जब हम बाजार कीमत पर करेंगे तो किसका उल्टा हो जाएगा? बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय बराबर साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। अब यहाँ ये माइनस होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस अप्रत्यक्ष कर, और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। और इन दोनों की जगह हम शुद्ध अप्रत्यक्ष पर भी लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको ये समझ लेना है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हम बाजार कीमत पर जो राष्ट्रीय आय है उसमें से अप्रत्यक्ष करों को घटाकर अनुदान की राशि को जोड़ देंगे। और जब बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर अनुदान को घटा देंगे। इस प्रकार से हम साधन लागत और बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। अब इसके बाद एक नेक्स्ट और अवधारणा है राष्ट्रीय आय की संरचना और राष्ट्रीय आय का समुच्चय। ये एक ऐसा चैप्टर है जो इस स्तर पर, ग्रेजुएशन स्तर पर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम मुख्य रूप से ये जो 3 तथ्य हमने पढ़े हैं उनको ही हम ध्यान में रखेंगे। पहला, राष्ट्रीय और घरेलू आय। दूसरा, सकल और शुद्ध आय। तीसरा, बाजार कीमत पर और साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। इसके आधार पर ही अब हम आगे राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।